सभी साथियों को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है वह टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे है। आप सभी को पता है इसके बारे में। जब भी मैं क्वेश्चन आपके लाता हूं तो इसमें टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतरीन होता है। चलिए आज हम अपने इस बेहतर टेस्ट सीरीज की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर, नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है। ठीक है, तो नेफा के नाम से जो जाना जाता है राज्य वह है हमारा यहाँ पास मणिपुर। इसको ध्यान में रखेंगे आप, मणिपुर, जिसको हम नेफा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बात करते हैं इसकी कैपिटल के। इसकी कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी, इम्फाल है। और यहाँ पास जो सीएम है, यहाँ पास सीएम का नाम है यहाँ पास एन बीरेन सिंह। इसको आपको कॉपी में नोट करते चले जाना है। देखिए यहाँ पास मणिपुर में हमारे यहाँ पास जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। ठीक है, कितने राष्ट्रीय उद्यान? 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं मणिपुर में, जिनमें से हमारा एक आता है किबुल लामजाओ। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। किबुल लामजाओ ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे जाना जाता है ये। ठीक है, कल क्वेश्चन जब से आपसे पूछेगा कि विश्व में, ठीक, पूरे विश्व में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो आपको लगाना है यहाँ पास जो किबुल लामजाओ है वही क्या है, हमारा तैरता हुआ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, किबुल लामजाओ। ठीक, और दूसरा जो यहाँ पास राष्ट्रीय उद्यान हुआ है, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास दोनों पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। यहाँ पास दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ये, यहाँ पास किसकी बात करें हम, मणिपुर की। तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पास है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को आपको याद में रखना है यहाँ पास। ठीक, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पास थोड़ा सा फोर्थ को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है यहाँ पास ईटानगर। ठीक है, राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पास भी है 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जिनमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो वह है यहाँ पास मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा जो है यहाँ पास वह है यहाँ पास नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नाम वैसे तो यहाँ पास आप नामदफा राष्ट्रीय उद्यान से भली भांति परिचित हो गया ना, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को आपको याद में रखना है। यूपी, इसकी राजधानी क्या है? तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। सीएम क्या है यहाँ पास? तो आदित्य योगीनाथ। ठीक, दोनों को आपको याद में रखना है, लखनऊ है यहाँ पास कैपिटल। नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। चलिए अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ आपकी स्क्रीन पर, चंद्र ग्रहण होता क्या है? देखिए आप, चंद्र ग्रहण ये जो होता है पूर्णिमा को होता है। और चंद्र ग्रहण कौन सी कंडीशन पे होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ये हमारा सूर्य हो गया। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है? ये पूर्णिमा को होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि बात सूर्य ग्रहण की होती तो लगाते हैं यहाँ पास सूर्य ग्रहण ये जो होता है कब होता है? तो ये अमावस्या होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन यहाँ पास, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखिए यहाँ पास शाकाहारी को जो अधिकतम प्रोटीन प्राप्त होता है, सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है, वह उनको मिलता है दाल से। यदि क्वेश्चन में हमको दाल ना दे करके दिया होता है यहाँ पास सोयाबीन, क्या दिया होता? सोयाबीन दिया होता, तब हम यही ऑप्शन यहाँ पास क्लिक करते हैं। लेकिन यहाँ पास दाल दिया तो यहाँ पास दाल लगाएंगे। सोयाबीन में यदि परसेंटेज की बात पूछी जाए तो लगाना है, सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% होता है। ठीक है यहाँ तक। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पास, पीलिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है, मतलब ग्रसित करता है? तो ये जो करता है लीवर को करता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ क्वेश्चन है। इसको आप कॉपी में बेसिक स्टार के साथ यहाँ पास नोट करते चले जाना है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, सर्वोच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है भारतीय संविधान के किस देश से इसको लिया गया है? ठीक, अब देखिए यहाँ पास बात जब भी सर्वोच्च न्यायालय की आए तो हमको लगाना है यहाँ पास इसको जो है लिया गया है यूएसएस से। ठीक, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से इसको लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। ठीक है, जापान की सांसद को यहाँ पास क्या कहा जाता है? तो जापान की सांसद को कहा जाता है डायट। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है यहाँ पास। इसको ठीक ध्यान में रखेंगे। ठीक, जापान की सांसद को डायट कहा जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? अच्छा चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पास। सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो बात करते हैं सर्वप्रथम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये जो मनाया गया था 28 फरवरी 1900, ठीक है, 1987 को मनाया गया था। ठीक, कब मनाया गया था? 1987 को ये मनाया गया था, 28 फरवरी 1987 को।
मतलब इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका जो लक्ष्य था साइंस के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। मेरी बात समझ रहे हैं? साइंस के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था 28 फरवरी 1987 को। ये भी कई जो है, मैं एक ऑप्शन यहाँ पर 100 पढ़ा हूँ, किसी ऑप्शन में मैंने पढ़ा है वहाँ पास 1985 भी दिया होता है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पास कंफर्म फील नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पास 1987 है या फिर 1985 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं इसमें, भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक, हमको इतना तो पता है कि हमारा जो संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग होते हैं। ठीक, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ होती है। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, और 395 क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। इतना हम सभी को पता है यहाँ पास। तो हमारा जो संविधान है वो हमारे संविधान के भाग 20 में ये वर्णित है। कौन से भाग में वर्णित है? 20 में ये वर्णित है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा किसके साथ में चला जाएगा? अमेरिका के साथ में चला गया। हमारा जो संविधान है उनको जो है उसको जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे यहाँ पास सेडलर आयोग का संबंध किससे है? अब देखिए, बात जब भी सेडलर आयोग की आए तो हमको लगाना है यहाँ पर शिक्षा। क्या हुआ था? सेडलर आयोग, ये जब इसका गठन किया गया था सेडलर आयोग का, तो शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये आयोग जो है स्वचालित किया गया था। ठीक है, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, ठीक, यह आयोग जो है स्वचालित किया गया था। कौन सा? सेडलर आयोग। इसको आपको ध्यान में रखना है, सेडलर आयोग जो है। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप। यही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पास कि सबसे ज़्यादा जो है हाथी वाला क्षेत्र कौन सा है? अब देखेंगे, जब भी हमसे हाथी वाला क्षेत्र पूछा जाए तो हमको यहाँ पास लगाना है भारत का जो दक्षिण प्रांत वाला हिस्सा है। कौन सा? केरल। केरल जो है भारत का सबसे दक्षिण प्रांत वाला हिस्सा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी यहाँ पास त्रिवेंद्रपुरम, ठीक, या तिरुवनंतपुरम इसी कहते हैं। और जो वर्तमान में इसकी सीएम है वह यहाँ पास है पी विजयन। ठीक है, पी विजयन यहाँ पास वर्तमान में सीएम है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि केरल में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? अपने कमेंट्स देंगे यहाँ पास जल्दी से कि केरल में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, जल्दी बताएंगे अपना कमेंट्स देके मुझे कि केरल में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। देखिए, यदि हम केरल में राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं, हमारा पड़ता है कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय, जो कि काफ़ी फेमस है ये। ठीक, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पहला हमारा ये पड़ेगा। दूसरा जो पड़ता है वह है हमारा साइलेंट वैली, जिसको हम ठीक है, एक सेकंड, शांत घाटी के नाम से जानते हैं, साइलेंट वैली। ठीक, ये हमारा दूसरा पड़ता है। टोटल यहाँ पास यदि हम बात करें कहाँ? केरल की, तो यहाँ पास 6 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान? 6 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। चलिए, हर एक को यहाँ पास बताता चल जाऊँगा। 2 को मैंने यहाँ पास बता दिया है। तीसरा है यहाँ पास राष्ट्रीय उद्यान है वह यहाँ पास है अनुमुदी। ठीक, अनमुदी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये भी केरल में है। चौथा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह यहाँ पास एराविकुलम। ठीक, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा पांचवा यहाँ पास पड़ता है क्या? मठिकट्टन। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अटपटा है यहाँ पास, मठिकट्टन राष्ट्रीय उद्यान। और छठवां यहाँ पास पड़ता है पंबादम। ठीक, पंबादम राष्ट्रीय उद्यान। तो हर एक पॉइंट को आप जो है बिल्कुल स्टार के साथ कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, यदि हम इसमें अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे कि अभी मैं बताया था कि यूपी की राजधानी क्या है? यहाँ पास लखनऊ है। एमपी की राजधानी क्या है? यहाँ पास तो मध्य प्रदेश। राजस्थान की राजधानी क्या है? यहाँ पास जयपुर। ठीक, जयपुर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पास एमपी की यदि हम बात करें तो एमपी का एक प्रसिद्ध शहर इंदौर, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है स्वच्छता वाले शहर के रूप में इसको गिना जाता है। ठीक, एमपी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वनों का विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है, वनों का विस्तार यहाँ पास सर्वाधिक है। कहाँ? एमपी में। ठीक है, यहाँ तक इतने फैक्ट को आप कॉपी में बिल्कुल नोट करते चले जाएंगे। कल क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा राज्य हमारा गिना जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में हमारा जो है राजस्थान ये गिना जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र में किसमें? एरिया वाइज में। एरिया वाइज में ये गिना जाता है। और एरिया वाइज में कौन सा हमारा राज्य गिना जाता है? तो एरिया वाइज हमारा जो गोवा है वह गिना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास गोवा की लोकेशन, ये जो है एरिया वाइज में कम में गिना जाता है। ठीक है, ये कम में है और ये जो है ज़्यादा में गिना जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को आपको याद में रखते चले जाएंगे यहाँ पास। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की बात करते हैं। इसमें 10 दिया है विश्वविद्यालय, सॉरी यहाँ पास थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या है? विश्व भारती विद्यालय। ठीक है, विश्व भारती विद्यालय, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। याद में रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ये हमारे देश के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? 1913 में नवाजा गया था। इसके लिए गीतांजलि के लिए इनको जो है नवाजा गया था। ठीक है, यहाँ तक। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, विश्व में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ठीक, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पास।
ध्यान रखेंगे, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है यहाँ पास ये, ठीक, कि भाई हमारा जो भारत है ये जनसंख्या में कितने परसेंट है ये, ठीक। अब यदि हम पूरे विश्व को ले तो पूरे विश्व कितना है 100% में है, तो उस 100% में हमारा जो भारत है यहाँ पास, हमारा जो भारत है उनकी जो जनसंख्या है परसेंटेज में वो है हमारा 17.5%, ठीक है। कितना है 17.5% जनसंख्या यहाँ पास निवास करती है, ठीक है। किसकी में, पॉपुलेशन में है ये 17.5%, जबकि एरिया वाइज, अच्छा चलिए एक मिनट थोड़ा सा और बता दूँ आपको, पॉपुलेशन में ये दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। पॉपुलेशन में हमारा जो भारत है ये दूसरे नंबर पे आता है, और फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है चीन, ठीक। इसको आपको याद रखना, फर्स्ट नंबर की बात की जाए चीन, सेकंड नंबर पे आता है हमारा दूसरा, किसमें, पॉपुलेशन में। यदि हमसे पूछा जाता है कि एरिया में कौन से नंबर पे आता है, तो एरिया में हमारा आता है यहाँ पास 7वें नंबर पे आता है, कौन, इंडिया जो है, ठीक है। एरिया में 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। एरिया में पूछा जाएगा तो हमको बताना है 7वें नंबर पे, ठीक। और एरिया में प्रतिशत कितना है, तो एरिया में हमारा जो प्रतिशत हो जाएगा किसमें, भारत का, तो वह रहेगा यहाँ पास कितना, 2.242%, या फिर कभी कभी जो हमको ऐसा भी देखने को मिलता है 2.4। खैर इसमें दोनों, इसमें ऑप्शन सी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक। यहाँ तक। अब उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए जब भी राष्ट्रीय खेल दिवस की बात आए तो मेजर ध्यानचंद का नाम आपके दिमाग में आता होगा, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जो हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था तो 28 फरवरी 1905 को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन की यादगार में जो है इनको राष्ट्रीय खेल दिवस में इसको हम मनाते हैं, ठीक है। इन्हीं की जन्मदिन की यादगार में मेजर ध्यानचंद, ठीक है यहाँ तक। अच्छा उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अच्छा चलिए इस ऑप्शन से मुझे थोड़ा सा याद आया, 21 मार्च को कौन सा डे होता है, जल्दी बताएंगे अपना। 21 मार्च को कौन सा डेस होता है, तो 21 मार्च ये जो डेस होता है विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को हम मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस, ठीक। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखिए यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला है, संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। देखिए जब भी बात संघात्मक शासन व्यवस्था की आए तो हमको लगाना है यहाँ पास कनाडा। कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया गया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, कनाडा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उत्तरी अंडमान में आता है, या फिर दक्षिण अंडमान में आता है, या फिर मध्य अंडमान में आता है, ठीक। तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा आप सभी को एक वर्क देना चाहूँगा यहाँ पास कि इस क्वेश्चन के यहाँ पास राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, ये ऑप्शन यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक। 2 ऑप्शन यहाँ पर छोड़ देना है। इन दोनों में से क्या होगा आपको मुझे सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि उत्तरी अंडमान आना चाहिए या फिर दक्षिण अंडमान, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा यहाँ पास, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ स्थित है। अब देखेंगे जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं जो इंडिया की इमेज लगी हुई है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला नीला पोर्स इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, बे ऑफ बंगाल होता है, ठीक है। और जो इधर का साइड आपको दिख रहा है इस प्रकार से ये वाला पोर्स, ये हमारा क्या होता है, अरब सागर, ठीक। ये हमारा क्या होता है, अरब सागर, ये हमारा अरब सागर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ स्थित है, तो ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पास तमिलनाडु। तमिलनाडु के यहाँ पास लोकेशन देख सकते हैं, ये हमारा तमिलनाडु होगा, ठीक है। तो ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास तमिलनाडु। यदि बात करें हम तमिलनाडु की राजधानी की, तो राजधानी क्या इसका, चेन्नई है, ठीक। तमिलनाडु की राजधानी क्या है यहाँ पास, चेन्नई हो गया, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम कौन है वर्तमान में, भी जल्दी से बताएंगे। तो तमिलनाडु के सीएम अभी बने हैं स्टालिन, ठीक, जो भी वर्तमान में नए सीएम के रूप में अभी आए हैं, ठीक, पदस्थ हुए यहाँ पास, ठीक। तो इतने सारे फैक्ट को आपको यहाँ पर ध्यान में रखते चले जाना है। चलिए यहाँ पास कुछ और फैक्ट यदि होगा तो मैं आपको उस पर जरूर यहाँ पास स्टोर करते चले जाऊँगा। यहाँ पास जितना भी हो सके मैं आपको वही कोशिश करूँगा कि हर एक पॉइंट से आपको जितने भी नॉलेज दे सकूँ अच्छे से दे सकूँ मैं, ठीक है, हर एक पॉइंट्स में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, ठीक। सपोज दैट ये हमारा सूर्य हो गया, तो इसमें क्या होता है, लगातार जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम, इसका जो है विस्फोटन होता है, ठीक है, जिसको हम नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। तो नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, ताप उसमें जो प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक। मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ तक, हाइड्रोजन और हीलियम के विस्फोटन के कारण। कल क्वेश्चन में हमसे ये पूछ सकता है कि उसमें यदि हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों का विस्फोटन होता है तो दोनों में परसेंटेज की मात्रा कितनी रहेगी। तो हमको बताना है कि हाइड्रोजन में जो परसेंट होता है वह कितना होता है यहाँ पास 70, एक सेकेंड,
हाइड्रोजन में और हीलियम की बात करें तो इसमें जो परसेंट होता है वह रहेगा हमारा 26%, और इसमें जो परसेंट रहता है वह रहता है हमारा 71%। तो दोनों पॉइंट को आपको याद में रखना है, ठीक है। हीलियम में 26 और इसमें 71% रहता है हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ऑप्शन हमारा यहाँ पास नाभिकीय संलयन सही बैठेगा। अब उसके बाद बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो दिया इसमें डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। अब देखेंगे यहाँ पास डांडिया, ये जो लोक नृत्य है ये गुजरात राज्य का है। गुजरात की आप लोकेशन देख सकते हैं, जो नीला से घिरा हुआ इस प्रकार से ये भारत कह सकते हैं ये पश्चिमी बिंदु है। अच्छा, पश्चिमी बिंदु से याद आया, कल क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा, आपको लगाएंगे जो गुजरात का कच्छ वाला जिला है, ठीक है। कच्छ जिला जिसको जो है पश्चिमी बिंदु के रूप में गौरव मोदा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। गौरव मोदा के नाम से इसको जाना जाता है, इसको आपको ध्यान रखेंगे, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। और ये भी आप पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो भारत का यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक तो जिसका जो विस्तार हुआ है यहाँ पास है 3214 किलोमीटर। यदि पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है तो हमको लगाना है 2933 किलोमीटर में, ठीक। सभी पॉइंट्स को आपको मैं बेसिक तरीके से बताते जा रहा हूँ, कॉपी में एक चीज़ को नोट करते चले जाएंगे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग तत्व कहलाते क्या है। अब देखेंगे यहाँ पास पूछा क्या इसमें प्रथम वर्ग तत्व। तो प्रथम वर्ग तत्व हम देखेंगे, देखिए यहाँ पास इस प्रकार से जो लाइन दिया हुआ है, ऐसी लाइनिंग, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम कहते हैं सभी लाइन को, और इसी को जो है ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक, इसी को ग्रुप भी कहते हैं। तो हमसे पूछा गया इसमें प्रथम वर्ग, तो यही हमारा प्रथम वर्ग में आ जाएगा। अब इसमें काउंट करें, चलिए हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम। तो कह सकते हैं सभी को काउंट करने पर गिन सकते हैं यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 हो गया। तो यहाँ पास सभी को काउंट कर लेंगे यहाँ से। तो ये जो जितने भी इसमें आते हैं प्रथम वर्ग में, इनको जो है क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्षारीय धातु के नाम से इनको जानते हैं। और जो क्षारीय धातु होता है इन्हीं को जो है एल्किन धातु भी कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्षारीय धातु को हो एल्किन धातु भी कहा जाता है। इस नाम से यहाँ पास ऑप्शन नंबर हम यहाँ पास लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास एल्किन धातु, ठीक है। जितने भी चार्ट हैं सभी को आपको ध्यान में यहाँ पास रखना है। कल क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता है कि भाई क्षारीय मृदा धातु कौन से हैं। तो क्षारीय मृदा धातु जो दूसरे वर्ग का सदस्य होता है, दूसरे वर्ग की बात करें जिसमें आता है बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और ये रेडियम, ठीक है। यहाँ पास कितना हो गया? यहाँ पास 3 और 6 6, ठीक है। तो यहाँ पास जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं इन्हीं को जो है अल्काइन धातु भी कहा जाता है, ठीक। क्षारीय मृदा धातु को अल्काइन धातु, तब हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अल्काइन धातु यहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जाएगा किसके चला जाएगा? एल्किन धातु में, ठीक, जो कि प्रथम वर्ग के सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पास आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? देखिए यहाँ पास जब भी बात आधुनिक आवर्त सारणी की पूछी जाए तो हमको पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो हम यहाँ पास बताएंगे कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी इसकी जो खोज का श्रेय जाता है मोस्टले को जाता है, ठीक है। यहाँ पास ये बनेगा। यहाँ पास फिलहाल हमसे बात पूछा जा रहा है किसकी? आवर्त की। आवर्त कितने होते हैं? अब देखेंगे यहाँ पास यदि हमसे आवर्त की संख्या पूछे जाए तो जो इस प्रकार से लाइनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। कॉलम इस प्रकार से कहा जाता है। जो क्षैतिज लाइन इसी को क्या कहा जाता है? सॉरी क्षैतिज बोल रहा था मैं, ऊर्ध्वाधर लाइनिंग को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। इसके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जब इनकी हम संख्या काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कितनी मिलेगी? यहाँ पास 18 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पास कितना मिलेगा? यहाँ पास 18 यहाँ पास इनकी संख्या मिलेगी यदि हमसे पूछा गया है आवर्त। तो यदि हमसे ग्रुप मतलब वर्ग की बात पूछी जाती तो हम यहाँ पास क्या लगाते? यहाँ पास लगाते 7, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पास ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये 7 यहाँ पास होता। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्षों ऑनलाइन क्लास जितने भी बच्चे मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको मैं अभी टीच करा रहा हूँ भी, उस ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। और अपने प्यार भरे कमेंट्स मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे। प्रत्येक बच्चों का कमेंट जो है बिल्कुल बारीकी से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।